Students, today we are going to do 2018 Major paper of physics. तो बिना देर किए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आज हमने सॉल्व करने हैं क्वेश्चन 11 से 1 to 10 क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में सॉल्व कर लिए। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी तो यहाँ ऊपर आने वाले आइकन पर क्लिक करें और वो वीडियो देखें। आज हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, अ फोर्स ऑफ 1600 न्यूटन एक्सेलरेट्स अ कार ऑफ मास 800 kg फ्रॉम रेस्ट। व्हाट इज द कार्स एक्सेलरेशन एंड इट्स वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकंड। तो 4 सेकंड के बाद हमने कार का एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी फाइंड करनी है। फोर्स गिवन है हमारे पास, मास गिवन है एंड टाइम गिवन है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू होती है Fa। अब यहाँ से हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना हो तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनेगा F/m। तो वैल्यूज हमें पता है, फोर्स यहाँ अप्लाई हो रही है 1600 न्यूटन एट मास है कार का 800, तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आ गया। अब हमने फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। स्टूडेंट्स, तो फाइनल वेलोसिटी हम जो है इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइंड करेंगे और अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन u इज इक्वल टू v प्लस at। u यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी है, v यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, t टाइम है। तो फाइनल वेलोसिटी हमने कैलकुलेट करनी है। इनिशियल वेलोसिटी, वो कार जो है रेस्ट से स्टार्ट हुई तो इट्स मीन इनिशियल वेलोसिटी 0 है। एक्सेलरेशन हमने अभी फाइंड किया है जो कि 2 है और टाइम हमें बता दिया गया है जो कि है 4 सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड। तो हमने वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर ली है एंड एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर लिया है। तो एक्सेलरेशन 2 है, यस, एंड वेलोसिटी 8 है, तो इट्स मीन डी पार्ट करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। The graph shows extension load curves for 4 fibers. Which fiber is the most difficult to stretch over the range of loads shown? तो कौन सी फाइबर को स्ट्रेच करना मोस्ट डिफिकल्ट है। तो स्टूडेंट्स, इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पर लोड को शो किया गया है और वाई एक्सिस पर एक्सटेंशन को। तो हमने देखना है सबसे कम एक्सटेंशन किस में अप्लाई हुई है। तो सबसे कम एक्सटेंशन डी में हुई है, डी की एक्सटेंशन सबसे लो है और लोड सबसे ज्यादा किस में है ये देखना है हमने। अब सबसे कम लोड ए में है और सबसे ज्यादा लोड डी में ही है। इट्स मीन डी पर लोड हमने सबसे ज्यादा अप्लाई किया है और उसमें एक्सटेंशन बहुत कम प्रोड्यूस हुई। इट्स मीन इसको एक्सटेंड करना बहुत डिफिकल्ट है, तो इट्स में डी पार्ट ही करेक्ट होगा। इसी तरह स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। फॉर ऑब्जेक्ट्स ऑफ इक्वल मास रेस्ट ऑन अ टेबल, द सेंटर ऑफ मास ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज लेबल्ड G, ओके, which object is the least stable। तो स्टेबिलिटी जो ऑब्जेक्ट की होती है वो सेंटर ऑफ मास पे डिपेंड करती है। जो A है इसका सेंटर ऑफ मास लोवेस्ट है, तो जिसका सेंटर ऑफ मास लोवेस्ट होगा वो मोस्ट स्टेबल होगा। लेकिन उसने यहाँ पर पूछा है कि लीस्ट स्टेबल कौन सा है, तो लीस्ट स्टेबल वो होगा जिसका सेंटर ऑफ मास हाईएस्ट होगा, सबसे ज्यादा हाइट पर होगा। तो सबसे ज्यादा हाइट पर सेंटर ऑफ मास ये B ऑब्जेक्ट का है, इसकी हाइट सबसे ज्यादा है, तो इट्स मीन कि जो B ऑब्जेक्ट है ये लीस्ट स्टेबल होगा, तो B पार्ट करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो MCQs नंबर 14 देखते हैं। Which power station produces carbon dioxide when operates? तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा पावर स्टेशन प्रोड्यूस करेगा जहां पर बर्निंग का प्रोसेस होगा। We know that during burning कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ये ऑप्शन है गैस फायर्ड पावर स्टेशन, यस। तो गैस फायर्ड में बर्निंग होती है, गैस बर्न होती है, तो बर्न होने की वजह से जब मीथेन बर्न होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। इट्स मीन ए पार्ट ही करेक्ट है। बी को देखते हैं, जियोथर्मल पावर स्टेशन। जियोथर्मल पावर स्टेशन में बर्निंग नहीं होती तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होती। सी ऑप्शन है न्यूक्लियर पावर स्टेशन, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होती और विंड पावर स्टेशन में भी बर्निंग नहीं होती तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होती। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 400 न्यूटन पुल्स अ crate of weight 500 newton, okay, a constant speed along a ramp as shown, okay, part of the work done increase the gravitational potential energy E, okay, of the crate and the rest is work done W against friction. What are the values of E and W? तो स्टूडेंट्स, हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर हुई है इस ब्लॉक में वो फाइंड करनी है और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन फाइंड करना है। We know that ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है हाइट पर। जितनी हाइट पर ऑब्जेक्ट जाएगा उतनी उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी।
तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी वी नो दैट इज इक्वल टू होता है mgh। तो वैल्यूज पुट करने से पोटेंशियल एनर्जी फाइंड हो जाएगी जो कि है E। तो E इजीली फाइंड हो जाएगी, वैल्यूज को पुट करता हूं मैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मैस हमारे पास गिवन नहीं है, तो मैस एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मिलके वेट बनाते हैं। तो वेट हमारे पास ऑब्जेक्ट का है, वेट ऑब्जेक्ट का है 500। तो यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ 500 एंड हाइट हमारे पास है, ऑब्जेक्ट ने कवर की 3 मीटर, तो यहाँ पर मैं 3 पुट कर दूंगा। हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी 1500 जूल। ओके स्टूडेंट्स, तो एनर्जी हमारे पास आ गई है 1500 जूल। तो ये पोटेंशियल एनर्जी है। अब हमने फाइंड करनी है कि हमने फ्रिक्शन अगेंस्ट वर्क डन कितना किया। तो स्टूडेंट्स पहले हम काउंट करते हैं हमने टोटल वर्क डन कितना किया ऑब्जेक्ट पर। यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट को मूव किया, यहाँ तक मूव किया, तो टोटल वर्क डन कितना हुआ सबसे पहले तो इसे फाइंड करना हमने। तो हमने फोर्स अप्लाई की 400। वर्क डन हम कैलकुलेट करते हैं W = FD फॉर्मूला से। F यहाँ पर फोर्स है, D डिस्टेंस है जो वो कवर करेगा। तो फोर्स हमारे पास है 400। ओके, यहाँ पर मैं 400 पुट कर देता हूँ एंड ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया है 5 मीटर का। तो यहाँ पर मैं 5 पुट कर देता हूँ, तो हमारे पास आंसर आएगा 2000 जूल। तो हमने स्टूडेंट 2000 जूल वर्क किया है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी स्टोर हुई है वो तो हुई है 1500। इट्स मीन के 1500 वर्क डन जो है इस ऑब्जेक्ट में स्टोर हुआ है, जो एक्स्ट्रा 500 है। यानी कि यहाँ पर देखिए 2000 में से 1500 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 500, जो एक्स्ट्रा 500 है वो कहाँ गया हमारा, वो एक्चुअली फ्रिक्शन के अगेंस्ट यूज हुआ है वर्क डन करने में। तो फ्रिक्शन अगेंस्ट जो वर्क डन हुआ है वो फाइंड करने के लिए हम करेंगे 2000 माइनस 1500 जो कि होगा 500 न्यूटन, सॉरी जूल में होगा, वर्क डन जूल में होता है। ओके, अब देखते हैं आंसर्स को। तो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई वो 1500 है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन में से, और एंड वर्क डन जो हुआ है वो 500 है। ओके, तो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 5 blocks have the same mass but different base areas. They all rest on a horizontal table. A graph is plotted to show the relationship between the pressure exerted on the table at the base area of the block. Okay, which graph shows this relationship? Okay students, so we know that कि जो pressure की definition is according pressure is equal to होता है force per unit area। तो यहाँ पर सबका weight equal है जो कि ऊपर mention कर दिया गया है। सेम मैस है सबका तो वेट भी सेम होगा। तो सेम वेट है तो इट्स मीन सब फोर्स इक्वल अप्लाई कर रहे हैं अर्थ पर डाउनवर्ड। ये डाउनवर्ड अर्थ पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना, उसी से प्रेशर जनरेट हो रहा है और वो फोर्स क्या है, इनका वेट है। तो हमने देखना है कि अब एरिया का रिलेशन क्या होता है प्रेशर से। तो एरिया जो है, अब फोर्स कांस्टेंट हो गई है, एरिया जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, यानी कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया इफ फोर्स इज कांस्टेंट। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल में भी स्टूडेंट्स ये जो इनवर्सल रिलेशन है इसमें आ जाता है कांस्टेंट। कांस्टेंट वजह से ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास, इससे जो ग्राफ बनता है वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनता है, डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल ग्राफ, जो कि डी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें इंक्रीजिंग ग्राफ है, प्रेशर इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज होगा क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। एरिया जो है जैसे जैसे इंक्रीज होगा, जैसे यहाँ पर देखें एक्स एक्सिस पर एरिया है तो इट्स मीन एरिया इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, लेकिन यहाँ पर तो इंक्रीजिंग ग्राफ है तो ए ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है, बी भी करेक्ट नहीं है, इंक्रीजिंग ग्राफ है। ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, जैसे जैसे एरिया इंक्रीज हो रहा है प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, पर ये डायरेक्टली बिल्कुल स्ट्रेट ग्राफ बन रहा है, स्ट्रेट नहीं बनता, ग्राफ एक्सपोनेंशियल बनता है। तो इट्स मीन के डी पार्ट करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। द डायग्राम शोज अ सिंपल मर्करी बैरोमीटर। एक सिंपल मर्करी बैरोमीटर दिखाया गया है विच हाइट इज द मेजर ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पर हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर कौन सी हाइट बताएगी। तो स्टूडेंट्स होता ही है कि ये जो है हमारे पास एरिया होता है मर्करी का, ये ओपन टू एयर होता है। तो एयर जो है वो प्रेशर अप्लाई करती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस एरिया पर, जिसकी वजह से होता यह है कि मर्करी जो है इस ट्यूब में अपवर्ड डायरेक्शन मूव करती है। तो जितना मर्करी इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ मूव करेगा वो प्रेशर हमें बताता है एयर का। जितना यहाँ पर ज्यादा प्रेशर होगा उतना मर्करी यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इट्स मीन ये जो सी हाइट है ये हमें एयर प्रेशर के बारे में इंफॉर्मेशन देगी, क्योंकि ये हमारे पास इस मर्करी की हाइट को बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है। अ सील्ड पैकेट कंटेनिंग एयर एंड अ स्नेक इज परचेज्ड एट अ एयरपोर्ट। द सील्ड पैकेट इज टेकन ऑन board on aircraft. Okay, during the flight the packet becomes larger. What causes the packet to become larger?
तो किस वजह से पैकेट लार्ज हो रहा है? तो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक पैकेट बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये पैकेट है स्नैक्स का, ओके, लेस का है, कुछ भी, एनीथिंग। तो इस पैकेट में जब हम एरोप्लेन में बैठेंगे और एरोप्लेन ऊपर मूव करेगा, फ्लाइट करेगा, तो इसका साइज लार्ज हो जाएगा। इट डजंट मीन कि उसमें जो चिप्स हैं वो बड़े हो जाएंगे। ऐसा नहीं सोचना आपने कि ये ना हो कि आप बाहर चिप्स जो है वो 10 रुपीज की बाय करें और एयरप्लेन में जाके सोचे कि वो बड़ी हो जाएगी तो हम वहां जाके खा लेंगे तो बेनिफिट्स, ठीक है, ये ऐसा नहीं सोचना। तो एक्चुअली होता ही है कि इस पैकेट में एयर जो है वो क्लोज हुई हुई है। जब आप एरोप्लेन में बैठते हैं और एरोप्लेन फ्लाइट करता है तो फ्लाइट करने के दौरान वो बहुत स्पीड से एयर में मूव करता है, जिसकी वजह से फ्लाइट के अंदर जो है वो एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। अब बाहर से जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है एयर का पहले ज्यादा था नॉर्मल कंडीशन में, बट ड्यूरिंग फ्लाइट जो है ये प्रेशर डिक्रीज हो गया। डिक्रीज होने की वजह से अब यहाँ से फोर्स जो है वो कम अप्लाई हो रही है। तो जो अंदर एयर है वो बाहर की तरफ फोर्स अप्लाई कर रही है, ओके, तो वो फोर्सेस अब ज्यादा फील होना शुरू हो जाएगी क्योंकि बाहर की तरफ फोर्सेस क्या हो गई है, कम हो गई, ये फोर्स मूव होगी, ये भी हो गई, तो अंदर की फोर्स ज्यादा हो जाएगी। तो जो आपके पैकेट का साइज है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, यानी कि एयर की वजह से जो पैकेट है वो थोड़ा सा लार्ज हो जाएगा, लेकिन उसमें चिप्स है वो सेम रहेगा अमाउंट, वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होते, जो मैस है वो चेंज नहीं होता, ओके। तो ऑप्शन को रीड करते हैं, द डेंसिटी ऑफ द एयर इनसाइड द पैकेट इंक्रीज नॉट, क्योंकि डेंसिटी डिपेंड करती है मैस एंड वॉल्यूम पर। तो मैस आपका सेम रहेगा, तो वॉल्यूम इनसाइड इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी डिक्रीज होगी, इसलिए यहाँ पर लिखा गया इंक्रीज हो रही। द मैस ऑफ द पैकेट इंक्रीज, नो, मैस पर भी इफेक्ट नहीं हो रहा। द प्रेशर ऑफ द एयर आउटसाइड द पैकेट डिक्रीज, यस, जो आउटसाइड का प्रेशर है वो एक्चुअली डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से पैकेट जो है वो लार्ज हो रहा है, सी पार्ट इफेक्ट होगा। Next MCQs 19 देखते हैं, a sealed container of gas is heated and the pressure inside increase, okay, what happens to the molecules of the gas to cause this increase in pressure? अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करें तो क्या होता है? तो स्टूडेंट्स प्रेशर के फिनोमेना को समझने के लिए आपको पहले थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी कि एक्चुअली प्रेशर होता क्या है। जो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, वो जब वॉल के साथ कोलाइड करते हैं तो वॉल पर फोर्स अप्लाई करते हैं, यही फोर्स जो है प्रेशर कहलाती है। तो जितनी ज्यादा कोलाइंस होंगी उतना ज्यादा प्रेशर। अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है इट्स मीन के जो कंटेनर की वॉल्स हैं उनके साथ ज्यादा कोलाइंस हो रही है, कोलाइंस की फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज हो गई है। तो ऑप्शंस को रीड करते हैं, द काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, नो। बी ऑप्शन है दी बिकम हैवियर, नो, हैवियर और लोअर मॉलिक्यूल से कोई इफेक्ट नहीं होता प्रेशर पर। दे एक्सपैंड, नो। दे हिट द कंटेनर मोर फ्रिक्वेंटली, यस, जितना ज्यादा कंटेनर को हिट करेंगे उतना ज्यादा प्रेशर इंक्रीज होगा। तो प्रेशर इंक्रीज हुआ इट्स मीन के वो कंटेनर को ज्यादा फ्रिक्वेंटली हिट कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, इक्वल masses of copper and water are heated to the same temperature, okay, as they cool down the copper and the water lose thermal energy at the same rate, okay, no problem. The temperature of the copper falls faster, why is this? ऐसा क्यों होता है? तो स्टूडेंट्स एक्चुअली जो वाटर है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे ज्यादा है। वी नो दैट के वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 4200 जूल, ओके, और जो कॉपर है उसकी हीट कैपेसिटी कम है वाटर से, अभी याद नहीं आ रहा लेकिन कम है। तो टेम्परेचर डिपेंड करता है जितनी हीट स्टोर हुई है मटेरियल में। अब वाटर जो है, वाटर का एक मॉलिक्यूल, मैं इसको इस तरह समझाता हूँ, वाटर का एक केल्विन टेम्परेचर डिक्रीज करने के लिए हमें कितनी हीट उसमें लूज करनी पड़ेगी? 4200 लूज करना पड़ेगा, तब जाके जो है वाटर का 1 केल्विन टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ऑन द अदर साइड जो कॉपर है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिक्रीज होती है, तो उसमें कम हीट चाहिए रिलीज, हमें हीट कम रिलीज करेंगे तो उसका टेम्परेचर जल्दी डिक्रीज हो जाएगा। तो इस वजह से सेम रेट से हीट जो है वो एक्सपेल हो रही है, एनर्जी सेम रेट से जो है वो निकल रही है, लूज हो रही है, तो कॉपर जो है उसमें एनर्जी स्टोर ही कम है, ओके, तो उसका जो है ज्यादा टेम्परेचर डिक्रीज होगा। बट वाटर में बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर है तो उसका टेम्परेचर कम डिक्रीज होगा। तो देखते हैं क्या है, कॉपर हैज अ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कॉपर हैज अ लार्ज स्पेसिफिक लेटेंट हीट, नो। कॉपर हैज स्मॉलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यस, कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर जल्दी डिक्रीज हो जाता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो हीट होती है जिसको जब हम लूज करें कोई मटेरियल तो वो अपना 1 केल्विन टेम्परेचर डिक्रीज कर देती है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर आज का लेक्चर कंप्लीट होता है।
अगर इससे रिलेटेड किसी किस्म का क्वेश्चन आपके जहन में है जो इसकी अंडरस्टैंडिंग सही से नहीं हुई तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उसकी दोबारा से वीडियो बनाकर या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको समझा दूंगा। फिजिक्स का किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो जो आपसे नहीं हो रहा तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसकी वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करते रहें ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके।